नमस्कार दोस्तों, मैं सुनीता राजा सिंह महाविद्यालय से। आज हम फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी लाल पान की बेगम पर चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने इसका परिचय आपको दे दिया था, कथानक के बारे में कहानी का संक्षेप में परिचय दे दिया था। आज हम विस्तार से इसकी चर्चा करेंगे। कहानी शुरू होती है मखनी फुआ के कथन द्वारा कि बिरजू की माँ नाच देखने नहीं जाएगी क्या। वो मखनी फुआ इसलिए उससे पूछ रही हैं क्योंकि बिरजू की माँ 2-3 हफ्ते पहले से ही सभी गांव वालों के सामने बोलती फिर रही थी कि हमारे बैल आ गए हैं, अब हम लोग बैलगाड़ी पर बैठकर नाच देखने जाएंगे। और क्योंकि बाकी लोग पैदल जाने वाले थे, जिनके पास कोई साधन नहीं था, गाड़ी नहीं थी, तो वो अपना दोपहर से ही सब तैयार हो रहे थे मेले जाने के लिए, बना रहे थे पकवान। इसीलिए मखनी फुआ ने पूछ लिया कि क्या बात है, अभी तक तुम्हारे घर में कोई दिखाई नहीं दे रही है तैयारी, नाच देखने नहीं जाओगी क्या। लेकिन बिरजू की माँ, जो कि खुद ही इस बात से कुढ़ रही थी, चिढ़ रही थी कि अभी तक गाड़ी लेकर बिरजू के पापा क्यों नहीं आए, उसको खुद ही झुंझुलाहट थी। और इस बात को सुन के उसे लगा कि ये मखनी फुआ मुझ पर व्यंग कर रही हैं, इसीलिए वह और ज़्यादा चिढ़ गई और वो जवाब देती है क्या कि बिरजू की माँ के आगे नाथ और पीछे पगहिया ना हो तब ना फुआ। ये बिरजू की माँ व्यंग कर रही है मखनी फुआ पर, क्योंकि वो अकेली रहती है, वो मायके में रहती है मखनी फुआ, और उसका कोई परिवार नहीं है, बाल बच्चे नहीं हैं, पति नहीं है। तो इसीलिए वो बिरजू की माँ व्यंग कर रही है कि तुम्हारी तरह मैं अकेले रहती तब ना फटाफट तैयार हो जाती। मखनी फुआ बेचारी इस पर बहुत दुखी होती है और जा कर के जहाँ पानी भर रहे हैं वहाँ पर अपने ये सारी बात बताती है। यहाँ पर बिरजू की माँ की मनस्थिति देखने की है कि किस तरह बदल रही है क्षण क्षण पे। शुरू में वो क्या कर रही थी, ढेला उठा के और बांगड़ जो उसका बकरा है उसको मारने जा रही थी। अपने मन का गुस्सा उस पर निकालने को सोच चुकी थी कि इसी ने जो मिर्च है इसी ने खाई होगी, मिर्च का पौधा इसी ने खाया होगा, अभी इसको मैं मारती हूँ। लेकिन जैसे ही मखनी फुआ की आवाज़ सुनाई दी और उसने उसका जवाब दे दिया व्यंग में, वैसे ही वो ढेला उसने फेंक दिया अलग और बांगड़ को नहीं मारा। और उसको ओहो, इसको मक्खी लग रही है, बेचारा परेशान है, उस पर उसको मोह लगने लगा। बात यह थी कि उसकी चिढ़ जो थी वो निकल चुकी थी मखनी फुआ को जवाब देने में कि आगे नाथ ना पीछे पगैया हो तब ना। इसी तरह गांव में होता है और कितनी बारीकी से फणीश्वर नाथ रेणु जी ने इसको उभारा है इस कहानी में। चंपिया और बिरजू, जो 10 साल की चंपिया है, 7 साल का बिरजू है, लेकिन वो जानते हैं कि माँ गुस्सा है तो बिना बात के भी हमको मारेगी। इसमें चंपिया को भी वो गाली देकर बुलाती है। जब देखती है कि जंगी की पतोहू जो कुएं पर पानी भर रही थी वो निडर होकर और जवाब देती है कि तुम भी सर्वे सेटलमेंट के समय फूल छाप वाली साड़ी पहन कर जाती हाकिम के यहाँ, तो तुम्हारे भी आज ज़मीन होती और आगे नाथ और पीछे पगहा, बहुत सारे लोग मतलब तुम्हारे आसपास घूमते। तो ये एक तरह से आरोप है बिरजू की माँ पर, एक तरह का अश्लील आरोप है कि उसके चरित्र पर लांछन लगाया जा रहा है कि वो फूल वाली साड़ी पहनकर मतलब सज धज कर हाकिम के यहाँ गई थी, इसीलिए उसको ये ज़मीन मिली है। जबकि बिरजू की माँ जानती है कि ऐसी बात नहीं है, वो ज़मीन उसको कैसे मिली है उसके लिए उसके बिरजू के पापा ने बहुत दौड़ धूप की और बिरजू की माँ पीछे से उनको बिल्कुल बहुत प्रोत्साहित करती थी कि नहीं आप जाइए, अभी अगर हम लोग हार गए तो फिर ये ज़मीन कभी नहीं मिल पाएगी। तो इस तरह से जंगी की पतोहू उससे डरती नहीं है और खुलेआम बोलती है, और उसका बदला एक जवाब खोज के निकालती है बिरजू की माँ, लेकिन फिर नहीं देती है कि गोबर की ढेरी में कौन ढेरी मारे, यानी वहाँ बहुत सारी महिलाएं हैं और मैं एक बात बोलूँगी तो फिर वो सारी उसके जवाब में आ जाएंगी। वो चंपिया को गाली देती है, उसके गुस्से को, जंगी की पतोहू के गुस्से को चंपिया पर उतारती है और गाली देकर बोलती है कि यार तो तुम्हें अभी मैं बताती हूँ
गलत बातें कुचाल सीखने जाती है ट्यूशन की छोकरियों से। ये व्यंग था जंगी की पतोहू पे, क्योंकि वो स्टेशन के पास की रहने वाली थी और वो गीत गाती थी, जो फिल्मी गीत गांव में कोई नहीं गाता था, वो जंगी की पतोहू गाती थी। और उसके साथ ये चंपिया और भी लड़कियां जो थी वो गाती थी। तो इस पर बिरजू की माँ उसको गाली देकर बोल रही है कि कुचाल सीखने जाती है, अभी आज तो तुझे मैं बताती हूँ। और चंपिया के आते आते पिटाई भी हो जाती है। बिरजू की भी पिटाई हुई रहती है, पहले से ही शकरकंद मांगता है तो वो आंगन में अलग लौट रहा है। लेकिन ये दोनों बच्चे जानते हैं कि माँ हमसे गुस्सा नहीं है, ये दूसरी बात की चिढ़ हम पर निकाल रही है। और वो चुपचाप वहाँ करते हैं, रोते हैं, लेकिन जानते हैं कि माँ हमको अभी और मारेंगी जब तक गुस्सा इनका ठंडा नहीं होगा। बिरजू और चंपिया के माध्यम से यहाँ बाल मनोविज्ञान हमें दिखाई देता है। जब चंपिया और बिरजू को लगता है कि माँ ने तो सब उठा के रख दिया, बनाया नहीं मीठी रोटी, जाने के लिए मिले, अब क्या होगा, और जाकर वो लेट जाती है मड़ई में अंदर। तो चंपिया के पास बैठ के बिरजू धीरे से पूछता है कि दीदी क्या हम मेले नहीं जाएंगे। और बिरजू की माँ की जो आस थी थोड़ी बहुत कि गाड़ी लेकर आएंगे बिरजू के पापा, वो भी टूट गई जब उसने ये सुना चंपिया के मुंह से कि पापा कह रहे थे कि कोयरी टोले वालों ने गाड़ी नहीं दी तो मलदहिया टोले में गए हैं वो मियाँ जान की गाड़ी लेने। इस पर बिरजू की माँ की आशा और टूट गई कि जब अपने ही गांव टोले ने मदद नहीं की तो बाकी दूसरे टोले वाले क्या मदद करेंगे। और वहीं लेटी लेटी वो बेचैनी में करवटें बदल रही है और सोच रही है जंगी की पतोहू के बारे में कि किस तरह उसने बोला कि यहाँ लाल पान की बेगम बसती है, चल चल रात भर यहाँ दिन दोपहर रात चौपहर भक भक बिजली बत्ती जलती है। ये एक अफवाह थी जो गांव वालों में फैली हुई थी चारों तरफ बिरजू की माँ के बारे में, कि इसीलिए इसको ज़मीन मिली है क्योंकि रात को इनके यहाँ बत्ती रात भर भक भक करती थी। यानी फिर यहाँ भी उनके चरित्र पर ही लांछन लगाया गया है कि कोई रात को आता था और इसी वजह से इनको ये ज़मीन मिली है। तो बिरजू की पतोहू कहती है कि हाँ हाँ, चोरी वोरी करने वाले परिवार की बहू यही ना सोचेगी, क्योंकि यहाँ लेखक ने बताया है कि जंगी जो है वो भी एक लठैत है और चोर है, और जो उसका बेटा है जो रंगी वो भी इसी तरह चोरी वोरी करता है। तो वैसे परिवार की बहू और क्या सोच सकती है, ये सोचकर बिरजू की माँ अपने को दिलासा देती है। और फिर वो सोचती है सर्वे सेटलमेंट के समय कि किस तरह बिरजू के पापा निराश हो जाते थे कि नहीं छोड़ दो हम ये ज़मीन नहीं लेंगे, और किस तरह सारे टोले वाले लोग बाबू साहब से डरे हुए थे। यहाँ बाबू साहब कौन है? जब देश आज़ाद हुआ तो ज़मींदारी प्रथा ख़त्म हुई और जो जोतता था ज़मीन को वो ज़मीन उसके नाम हो गई, उसी को नाम दिया गया सर्वे सेटलमेंट का। तो इसके लिए सर्वे हुआ कि कौन सी ज़मीन कौन जोत रहा है। तो जो बाबू साहब यानी जो वहाँ के ज़मींदार थे वो बिल्कुल परेशान हो गए कि मेरी सारी ज़मीन इन लोगों के हाथों में चली जाएगी, मज़दूरों के हाथों में, और मेरे हाथ क्या बचेगा। और सारे गांव के लोग उनसे डरते थे, इसलिए वो नहीं बोल पा रहे थे सर्वे के समय कि हाँ हम ये ज़मीन हम जोतते हैं, हमारी ज़मीन है। जबकि बिरजू के बप्पा ने ये काम किया तो बाबू साहब सर्कस के बाघ की तरह नाचते रह गए, यानी बिल्कुल गुस्से में परेशान हो गए और इधर उधर घूमते रहे। बहुत धमकी दी बिरजू के पापा को, लेकिन बिरजू के पापा और बिरजू की माँ इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अपने ज़मीन के कब्जे दावा को नहीं छोड़ा कि हाँ ये हम ही जोतते हैं। फिर बाबू साहब ने क्या, अपने छोटे लड़के को भेजा और जाकर बोला कि तुम मनाओ बिरजू की माँ को। और बड़े प्यार से उसने आकर ये सारी बातें बिरजू की माँ सोच रही है लेटे लेटे कि इस तरह से मुझे ज़मीन मिली है और ये लोग किस तरह की झूठी अफवाह फैला रहे हैं। तो वो छोटा लड़का आकर और मौसी बोला बड़े प्यार से कि मौसी उस ज़मीन से मेरी पढ़ाई लिखाई चलती है और अगर आप उस पर दावा करेंगी तो ज़मीन आपको मिल जाएगी और फिर मेरी पढ़ाई लिखाई ठप हो जाएगी। तो तभी भी बिरजू की माँ और पापा नहीं माने। फिर सोचती है कि इतना सा लड़का और किस तरह मन को मोहना जानता है, आखिर बाबू साहब का लड़का है ना, तो ये गुण तो उसमें होगा ही कि किस तरह चिकनी चुपड़ी बातें करके
और अपना काम निकालना है। उस लड़के के बारे में सोचते ही बिरजू की माँ को बिरजू की याद आ जाती है और वो बुलाती है कि अरे चंपिया, बिरजू सो गए क्या? इधर आ जाओ अंदर, तुम लोग भी मड़ैया में आ जाओ। यहाँ पर देखिए, उस लड़के के, छोटे लड़के के बारे में सोचते ही उसको अपने लड़के की ध्यान आ गई और उसने आराम से उन बच्चों को अंदर बुला लिया। और ये दोनों बच्चे तो बच्चे ही होते हैं। मेले जाने की लालसा जब माँ में इतनी बलवती है, तीव्र है, तो सोचो ये बच्चों की क्या दशा होगी। वो बिल्कुल रुआंसे हो गए थे कि अब लग रहा है कि हम लोग मेले नहीं जा पाएंगे, अब तो अंधेरा भी घिर आया है। और मन ही मन बिरजू जो है वो जिन बाबा को याद करता है, कोई गांव के देवी देवता को याद करता है कि जिन बाबा, मैं आपको बैगन चढ़ाऊंगा, जो खुद उसने लगाया है बैगन का पौधा, तो उसका पहला जो बैंगन का फल आएगा, बैंगन आएगा, वो मैं आपको चढ़ाऊंगा। कृपया पापा को गाड़ी लेकर भेज दो। अब सोचिए, जैसे बच्चे बड़ों को देखते हैं वैसे ही करते हैं। तो बिरजू यही देखता था कि माँ मनौतियाँ मानती है कि ये हो जाएगा तो हम ये चढ़ाएंगे, पापा भी यही करते हैं, तो वो भी वही काम कर रहा है कि वो बैंगन हम आपको चढ़ाएंगे और आप गाड़ी लेकर पापा को भेज दीजिए। उधर बिरजू की माँ भी सोच रही है कि जो मनौतियाँ मांगी थी, जो भारा भाखा था, सब मैंने पूरा कर दिया, फिर क्यों भगवान मुझे ये दशा मेरी कर रहे हो। तभी उसको याद आता है, अरे महावीर जी का तो रोट चढ़ाया ही नहीं है। और उसको लगता है कि वो रोट नहीं चढ़ाया, मनौती पूरी नहीं की, इस कारण भगवान मुझे ये जो भी कुछ हो रहा है उसी वजह से हो रहा है। फिर वो कहते हैं कि नहीं, हम दुगना करके चढ़ाएंगे, लेकिन आप ये संकट हटा लो मेरे ऊपर से। उसकी देखने में एक तरह का ये संकट है कि पूरे गांव में अब मेरा अपमान हो जाएगा कि गाड़ी चढ़ के जाने वाली थी, नाच देखने गई क्या, सब लोग मुझे चिढ़ाएंगे। यहाँ पर ये तीनों जने निराश होकर बिल्कुल बैठे हैं और अगले भाग में देखेंगे कि किस तरह बिरजू के पापा गाड़ी लेकर आते हैं और सारी परिस्थितियाँ किस तरह बदल जाती हैं। जो उदासी का माहौल है, चिढ़ का माहौल है, वो खुशी में बदल जाता है और किस तरह बिरजू की माँ के मन में सभी मैल जो था वो धुल जाता है, चाहे वो जंगी की पतोहू के प्रति हो, चाहे मखनी फुआ के प्रति हो। किस प्यार से वो मखनी फुआ को बुलाती है और अपने घर की रखवाली करने को बोलती है। अगले भाग में। धन्यवाद।